मैं और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 4 दिनों में 3 बड़ी झटके लगे हैं। शिवसेना संपर्क प्रमुख शिवाजी सावंत ने 4 दिन पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सोलापुर में शिवसेना शिंदे गुट के 11 पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। शिवसेना के जिला संयोजक और पूर्व उप महापौर दिलीप कोल्हे ने 11 लोगों का इस्तीफा पार्टी को सौंपने की पहल की। इसी बीच सोलापुर में शिवसेना शिंदे को एक और बड़ा झटका लगा है। सोलापुर में शिवसेना शिंदे गुट की युवा सेना के 21 पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। युवा सेना के इन पदाधिकारियों ने शिवसेना के संचार प्रमुख शिवाजी सावंत के समर्थन में इस्तीफा दिया है। उन्हें पार्टी के संचार प्रमुख शिवाजी सावंत को दरकिनार कर पार्टी में पद दिया जा रहा है। आरोप लगाया गया है कि महेश साठे ने संचार प्रमुख के पद को दरकिनार कर दिया। आरोप लगाया है कि लोकसभा संपर्क प्रमुख महेश साठे पार्टी के वरिष्ठों को गुमराह कर रहे हैं। इससे युवा सेना के पदाधिकारियों ने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। इसे शिवसेना शिंदे गुट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सोलापुर शिवसेना शिंदे गुट के पदाधिकारी लोकसभा संपर्क प्रमुख संजय साठे के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं। इन पदाधिकारियों ने शिकायत की है कि संजय साठे ने शिवाजी सावंत के निर्वाचन क्षेत्र में पदाधिकारियों का चयन किया है, लेकिन ये पदाधिकारी इस बात से नाराज है कि एकनाथ शिंदे ने अभी तक इस शिकायत का समाधान नहीं किया है। शिवाजी सावंत ने 4 दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 11 और पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। आज युवा सेना के 21 लोगों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इससे सोलापुर में शिवसेना शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। सोलापुर में एकनाथ शिंदे को झटका लगा, लेकिन दूसरी ओर राज्य में उद्धव ठाकरे को शिंदे एक के बाद एक झटके दे रहे हैं। आज मुंबई में एक और पूर्व शिवसेना पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। अब तक शिवसेना ठाकरे गुट के 124 पूर्व पार्षद शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। नांदेड़ के माटला स्कूल में नो बैक बेंचर्स पहल लागू। प्रधानाचार्य रवि धागी ने बताया कि इससे गुणवत्ता में सुधार होगा। नांदेड़ में माटला स्थित जिला परिषद स्कूल में एक अभिनव पहल लागू की गई है। यहाँ पहली से 7वीं तक 7 कक्षाएं हैं। यू टाइप बैठने की व्यवस्था के कारण इस स्कूल में कोई भी छात्र पीछे और आगे नहीं बैठता है, क्योंकि शिक्षक सभी छात्रों पर समान ध्यान देते हैं। इसलिए यह धारणा टूट गई है कि पीछे बैठने वाले छात्र पढ़ाई में होशियार नहीं होते। प्रधानाचार्य रवि धागी ने बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया है और नो बैक बेंचर्स पहल लागू की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मलयालम फिल्म से प्रेरणा लेकर यह पहल शुरू की है। इस बीच छात्रों ने स्कूल में हुए बदलावों पर संतुष्टि व्यक्त की है। छात्रों ने कहा कि अब शिक्षक सभी छात्रों पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही कुछ छात्रों ने कहा कि आगे बैठने को लेकर छात्रों के बीच कोई विवाद नहीं है। नमस्कार, माझे नाव मारुती ज्ञानेश्वर शिंदे, मी आता 7वी मध्ये शिकत आहे। आमच्या शाळेमध्ये यू आकाराने बसण्याची पद्धत निर्माण केली आहे आणि त्या पद्धतीमुळे जे मागे बसत होते ते आता सन्मान बसत आहे आणि ज्यांना वाटतं की मी मागे बसून पुढे बसाव, आता कोणाच वाटत नाही की मी मागे बसतो पुढे बसतो असं वाटत आहे। त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पण फायदा होतो की माझा अभ्यास वाढला आहे। तर वाटतं थोडं त्यांच्या मनामध्ये येतं की माझा अभ्यास वाढला, मी आता हुशार झालो। म्हणजे जेव्हा ते पुढे बसत होते त्यांना वाटत होतं की मागे जे म्हणत होते की पुढच्यांनाच हुशार आहे तर सर त्यांनाच बोलतात, मागच्यांना का बोलत नाही। मग त्यामुळे आमच्या सरांनी एक आव्हान केले की संपूर्ण वर्गांमध्ये यू आकाराने बसण्याची पद्धत काढावी। म्हणून अशा पद्धतीमुळे संपूर्ण वर्गामध्ये यू आकाराने बसण्याची पद्धत निर्माण केली आहे आमच्या सरांनी आणि आम्हाला वर्ग खोल्यांची कमी होत आहे, त्यामुळे आम्हाला थोडा वर्ग खोल्या जास्त पाहिजे आहेत। धन्यवाद। नक्कीच जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा मारतळा ही शाळा नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवणारी शाळा म्हणून जिल्ह्यामध्ये प्रसिद्ध आहे आणि मागील अनेक दिवसापासून मी वेगवेगळे उपक्रम या शाळेमध्ये राबवतो। भविष्यवेधी शिक्षणाच्या माध्यमातून मी सुरुवातीला विद्यार्थ्यांना जपानीज आणि जर्मन भाषेचे धडे सुद्धा दिलेले आहेत। म्हणजे विद्यार्थ्यांकडून मी काय शिकलो, विद्यार्थी स्वतःहून शिकले, या पद्धतीचा उपक्रम मी घेतला। तसेच मार्च 2023 पासून वृक्ष वाचनालय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वृक्ष वाचनालय हा एक उपक्रम आम्ही राबवत असतो। दर शनिवारी मुलं एका झाडाखाली बसतात, 1 तास वाचन करतात। नुसतं वाचन करत नाहीत, वाचलेल्या पुस्तकाचं मनन सुद्धा करतात। तसेच प्लास्टिक मुक्त शाळा, विद्यार्थ्यांमध्ये जागतिक दर्जाची समस्या कोणत्या आहेत त्या समस्या सुद्धा समजणं गरजेचं आहे। त्या समस्या कधी समजतील, जेव्हा आपण जागतिक दर्जाचे दिवस शाळेत साजरे करू आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने आम्ही दिवस ते साजरे करतो आणि विद्यार्थ्यांसोबत साजरे केल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक बदल होताना मला दिसतो। जसं की तुम्ही विचारलात की बॅक बेंचर्स ही संकल्पना, केरळमध्ये जो चित्रपट आहे सानार्थी कुट्टनम हा एक मल्याळम भाषेमधला चित्रपट जेव्हा युट्यूबच्या माध्यमातून मी पाहिलं
की त्या चित्रपटामध्ये एक सीन आहे की त्याच्यामध्ये बॅक बेंचर्स, नो बॅक बेंचर्स, म्हणजे मी ज्या शाळेत शिकलो, तुम्ही ज्या शाळेत शिकलात तेव्हा आपण काय करत होतो, पुढे बसणारी मुलं वेगळे, मागे बसणारी मुलं वेगळे, अशी संकल्पना होती. परंतु आता तसं राहिलेलं नाहीये. सगळ्यांना एक समान शिक्षणाची संधी आपल्याकडे संविधानानं दिलेली आहे. ती संधीचं सोनं करण्यासाठी ही एक नो बॅक बेंचर्स ही संकल्पना पुढे आली असं म्हणायला हरकत नाही. आणि हा जेव्हा मी उपक्रम शाळेमध्ये इतर शिक्षकांची सहकार्याशी मी चर्चा केली, त्यांनाही आवडलं. काही हरकत नाही सर म्हणले, आपण करूया. आणि हे संकल्पना राबवत असताना प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे आमचं लक्ष जातं. आज जे विद्यार्थी अभ्यासात मागे होते ते मुलं आज पुढे आलेले आहेत. म्हणजे एक समान शिक्षण त्यांना मिळत आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचं काम या योजनेतून झालंय असं मला वाटते. आणि मोठ्या प्रमाणावर मुलांना आनंद निर्माण झालाय. ती मुलं आनंदानं प्रत्येक गोष्टी शिकतात. आणि जे नो बॅक बेंचर्स मध्ये अजून एक फायदा सांगायचा असेल तर शाळेमध्ये जिल्हा परिषदच्या जे पटसंख्या कमी होत आहेत त्या पटसंख्या याच्या पुढे कमी होणार नाहीत. कारण अभ्यासात मागे असणाऱ्या मुलांना शाळा नकोशी वाटते, पण या योजनेमध्ये मुलांना शाळा आवडते. कारण शिक्षक आणि जो कोणी असेल तो त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो आणि त्याच्यामध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करतो. एखाद्याला लढ म्हणण्याची एक प्रेरणा देण्याचं काम ह्या योजनेत होते. कारण आपण प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या टेबल पर्यंत जातो, त्याची वही तपासतो, त्याचं काय चुकले ते सांगतो. मग त्याला वाटतं की सर माझे आहेत आणि ही शाळा माझी आहे. ही भावना निर्माण होण्यासाठी ही संकल्पना नक्कीच यशस्वी होताना दिसत आहे. मी आपल्या माध्यमातून राज्य शासनाला विनंती करेन की आपल्याकडे विद्यार्थी संख्या जिथे जास्त आहे तिथे ही योजना राबवायला कुठेतरी अडचण निर्माण होते. तर भविष्यामध्ये आपल्याला जिल्हा परिषदच्या वर्ग खोल्यांचं स्ट्रक्चर सुद्धा बदलावं लागेल. मोठ्या प्रमाणात जर वर्ग खोल्यांची लांबी रुंदी जर केली तर जास्तीत जास्त विद्यार्थी सुद्धा या योजनेमध्ये सहभागी होतील असे मला वाटते. मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित झांसी की रानी तालाब में नहाने गई 15 वर्षीय युवक की डूबकर मृत्यु हो गई। झांसी की रानी उद्यान बीएमसी के अधीन है, जिसमें किसी प्रकार की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, जहां पर मित्रों के साथ नहाने गए हुए थे और नहाने के दौरान यह 15 वर्षीय अल्ताफ मोहम्मद शेख डूब गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद तत्काल अग्निशमन दल अधिकारियों ने आकर बॉडी को तालाब से बाहर निकाला। मामले की जानकारी मिलने पर भाजपा पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने महानगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीएमसी सहायक आयुक्त और बीएमसी उपायुक्त पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। जब तक यह तालाब किसी संस्था के पास मेंटेनेंस में था तब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन जब यह तालाब बीएमसी के अधीन हुआ उसके बाद से कोई मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से तालाब में डूबकर बच्चे की मृत्यु हुई। गोपाल शेट्टी ने जिम्मेदार बीएमसी आर मध्य और डीएमसी के अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई के लिए धरने पर बैठे हैं। संजय जी, क्या कहेंगे आपके विभाग के अंदर झांसी की रानी उद्यान में आज एक युवक की मृत्यु हुई, जिसके बाद गोपाल शेट्टी जी धरने पर बैठे हैं, पुलिस स्टेशन में कुछ बातचीत हुई, उसके बाद कुछ घंटों का मोहलत मिला, उस पर आप क्या रहे हैं? हमारे नेता गोपाल शेट्टी जी लंबे अरसे से अलग अलग स्तर पर प्रशासन को बार बार झांसी की रानी उद्यान की तरफ जो प्रशासन का ध्यान नहीं है, जो सुरक्षा से लेके अनेक बातें हैं, उस ओर उनको सचेत करने का काम किया, लेकिन प्रशासन अब भी कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। पिछले सप्ताह मैंने भी सभी अधिकारियों की बैठक लेकर उद्यान में हो रहे अप्रकार की ओर ध्यान आकर्षित किया कि इसके ऊपर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। आज झांसी की रानी में एक युवक की पानी में डूबने के कारण मौत हुई। इसका जिम्मेदार कौन, ये तय होने की आवश्यकता है, और इसके लिए जब वहाँ पे न सुरक्षा रक्षक है न लाइफ गार्ड है, तो इसमें इस प्रकार के अपघात पहले भी 2 बार हुए, और अगर प्रशासन अपनी गलतियों से सबक नहीं लेता तो फिर ये जनप्रतिनिधि की जवाबदारी है कि वो जवाबदेही निश्चित करे। और उसके लिए हम पुलिस स्टेशन में गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में धरने में बैठे हैं। सभी वरिष्ठ महानगर पालिका के और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद तुरंत 48 घंटे के अंदर संबंधित जवाबदेह व्यक्ति पर गुनाह दर्ज किया जाएगा, इस प्रकार का आश्वासन मिलने के बाद हमने पुलिस को कार्रवाई करने के लिए सहमति दर्ज की है। और हमें पूरा विश्वास है कि कम से कम पिछली गलतियों से सबक लेते हुए पुलिस इस बार किसी की तो जवाबदारी सुनिश्चित करेगा और संबंधित व्यक्ति पर यह बच्चे की मौत का गुनाह दर्ज करेगा। आज आप धरने के लिए बैठे हुए हैं, एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक इनके कार्यालय में, किस उद्देश्य क्या है? मैं थोड़ा इसको
थोड़ा बड़ा करना चाहूँगा। इसमें मैं न्यायालय को भी जोड़ना चाहूँगा साथ में, क्योंकि मैं जब विधायक यहाँ का बना था तब झांसी की रानी का एक बड़ा तालाब मैंने विकसित किया और एक छोटा तालाब था जिसको भरनी करके परमिशन गवर्नमेंट के पास से लेकर हमने वहाँ पर बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाया। कुछ लोग कोर्ट में गए और उन्होंने कोर्ट के ध्यान में ये ला कर दिया कि तालाब में भरनी कर दिया करके, तो न्यायालय ने इस प्रकार का आदेश दिया कि वापस वहां पर तालाब निर्माण करो, और सरकार ने बहुत पैसे खर्चा करने के बाद में फिर वापस वहां पर तालाब विकसित किया, लेकिन वहां पर भी कोई देखने वाला नहीं है। अब ये बड़े तालाब में गए साल में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। मेरा सारा पत्र लिखा हुआ एमएचबी पुलिस चौकी में है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस साल आज वापस एक अल्ताफ नाम का लड़का उसमें पानी में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई है। इसलिए पुलिस चौकी में आने का कारण यह है कि पुलिसों ने भी, अगर कोई बिल्डर के पास एक आधा एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु होती है तो ताबड़तोड़ बिल्डर के ऊपर एक्शन लेते हैं। तो ये तालाब में बच्चे डूबकर मर जाते हैं, कलेक्टर के ऊपर एक्शन लेना, कलेक्टर के ऊपर लो, महापालिका के ऊपर एक्शन लेना, महापालिका के अधिकारियों के ऊपर एक्शन लो। एक्शन तो होना चाहिए ना, लोग मर जाएंगे और उसको कोई पूछने वाला नहीं, ऐसा तो चलेगा नहीं। सरकार का एक नियम है, ऐसा किसी का मृत्यु होता है तो सरकार के माध्यम से 2 पैसे भी मृत्यु को घर में दिया जाता है। गए साल में जिनकी मृत्यु हो गई, कलेक्टर ने किसी को 1 रुपया दिया नहीं। मैं अभी यहाँ पर धरना पे बैठने के बाद में संजय उपाध्याय जी ने एक अच्छा रास्ता निकाला कि भाई पुलिस को हम थोड़ा समय देंगे, और एक विधायक ने कहा तो मेरा एक फर्ज बनता है कि मानना, और मैंने उनकी बात को मान लिया। पुलिस ने उनको लिखित में कहा कि हम जल्दी से जल्दी जिनके ऊपर भी कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे, और कार्रवाई किसके ऊपर करेंगे तो मेरा क्लियर कट है, मैं कोई छुपाता नहीं उसको। महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगी, पुलिस को FIR लेना पड़ेगा। सर, तो क्या इनके साथ महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगन, इनका ही नाम आगे आएगा? देखिए, जवाबदार वो है। मैं तो इकबाल चहल साहब का नाम लिया ना, उन्होंने कहा था कि DMC को और AMC को आप इसका देखभाल करो। अब कमिश्नर का आदेश अगर वो नहीं मानते हैं तो अभी कमिश्नर ने देखना चाहिए क्या करने का करके, उनके ऊपर कमिश्नर ने देखना चाहिए, और उसके बारे में मैं करूंगा ना, एक ही दिन में तो पूरा नहीं करने का है। मुझे असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर जाना है, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर जाना है, कमिश्नर के ऊपर जाना है, किसके ऊपर जाने का मैं देखूंगा ना आने वाले दिनों में। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है आने वाले 24 घंटे में, 48 घंटे में, वो मैं देखूंगा, फिर उसके बाद में मुझे जो भी करना हो मैं करूंगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।